पढ़ ले तो ये भी अच्छा है। स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा रहे तो अपना पढ़ लो। नाइस टू मीट यू, अब मैं मीट तो नहीं कह सकती, नाइस टू हैव यू इन माय क्लास। ठीक है, चलो एक दिन वीडियो वाला करेंगे, सब बच्चे वीडियो खोलेंगे, फोटो सेशन करेंगे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था ना फोटो सेशन, वैसे ही करेंगे एक बार। मुझे पता तो लगना चाहिए कौन कैसा है। नो, नहीं नहीं करेंगे, इकरा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाए, फिर देखते हैं। चलो, हाँ जी बच्चा पार्टी, चलो चलो चलो, हाँ करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है चलो। हाँ तो बेसिक देखो, हमने इंट्रो देख लिया था कि कितना है। फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। फोटोसिंथेसिस में टू फेजेस आर देयर ना, मैं पूछूंगी बताना। ठीक है चलो। गुड इवनिंग तक। साउंड नहीं आ रही? मेरी साइड से तो फुल है। रीज्वाइन कर लो जिसको साउंड नहीं आ रही। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ करेक्ट है ना, वीडियो ऑडियो सब सही है। चलो, तो यहाँ पे यूज होती है लाइट, और जब लाइट यूज होती है तो हमारा क्या होता है, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये प्रॉपर रिएक्शन याद होनी चाहिए। अभी मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद करने हैं। ठीक है, अब ये फेज, ये पूरा जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये दो फेजेस में होता है। हमने डिस्कस करा था ना, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज इज डिपेंडेंट ऑन, लाइट फेज इज डिपेंडेंट ऑन, बताओ। यस, सनलाइट। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए, यानी कि फोटोन्स। ठीक है, और लाइट कौन सी वेवलेंथ में मैक्सिमम था, कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम था? रेड एंड ब्लू। नाइस, वेरी नाइस। डार्क फेज इज डिपेंडेंट ऑन, हाँ समझ गई मैं, डार्क फेज बताओ। डार्क फेज इज डिपेंडेंट ऑन, नाइस नाइस नाइस, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। वेरी नाइस, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? कौन से प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के? गुड, कीर्ति इज राइट। NADPH और ATP। वेरी नाइस, गुड। तो इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। सेकंड था लोकेशन। डार्क फेज कहां पर होगी? डार्क फेज, सबका सही है, ATP और NADPH। ठीक है, डार्क फेज अगर्स इन स्ट्रोमा। गुड, और लाइट फेज अगर्स इन स्ट्रोमा। वेरी नाइस, गुड गुड गुड, एवरीवन इज गोइंग गुड। ग्रैनम, वेरी नाइस, ग्रैनम, थाइलाकॉइड, या हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे ही धीरे धीरे ना सब याद हो जाएगा। ठीक है, रिविजन इज मस्ट। ठीक है चलो बढ़िया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि ये तो लाइट में होती है, ये पता ही लग गया, ये डार्क में, यानी कि रात में नहीं होती, ये भी दिन में ही होती है। दूसरी एक चीज थी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस में होगा? लाइट फेज में। और यहाँ पे क्या होगा? डार्क फेज में फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर जो हमारा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनना है ना, C6H12O6, ये कहाँ बनता है? ये डार्क फेज में जाके बनता है। ठीक है, हाँ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या होगा? वाटर स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। तो आज हम बेसिकली लाइट फेज पढ़ेंगे। लाइट फेज में कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये सब देखते हैं। ठीक है, जैसे ये सब दिए हुए ना पॉइंट्स, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, यहां से ही स्टार्ट करते हैं। ये बना हुआ है देखो, लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल बोल रहे थे, क्योंकि फोटोन की हेल्प से केमिकल इंटरमीडिएट्स यानी कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीन पॉइंट है। आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि लाइट फेज में क्या हो रहा है, डार्क में क्या हो रहा है। ठीक है, आपको सबके लोकेशंस पता होने चाहिए, किस चीज में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है वो पता होना चाहिए। तो पहली बात कि लाइट रिएक्शन में पहला काम क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का। और क्यों होगा वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे लो से हाई एनर्जी की तरफ।
ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिलेगा या हम बोले कि एनर्जी मिलेगी सनलाइट से, तो वो लो ऑर्बिटल से हाई ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो क्या करेगा, वो जंप करके दूसरे मॉलिक्यूल में पहुंच जाएगा। वो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस पूरे सिस्टम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर देयर। वो उनका काम यही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जंप कर करके हाई एनर्जी के साथ ऊपर आ रहे हैं, निकल रहे हैं इसमें से, फोटो सिस्टम में से, उन सभी इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेना। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे सब कैच हो रहे हैं। तो पहला काम हो गया लाइट का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, वाटर स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो जाता है। ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। सही है। फिर हमारे दो एनर्जी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, एटीपी और NADPH। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आपको उनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, उनका बेसिक काम क्या है, इस पूरे प्रोसेस में हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, उनमें एक चीज है कि एक चीज ऑक्सीडाइज होगी, एक रिड्यूस होगी। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, ट्रेवल करता रहेगा। पूरे में हम यही देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा इस इधर वाला डायग्राम देखो, ये जो ग्रीन वाला बना हुआ है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, ये क्या बना हुआ है, फोटो सिस्टम है एक। फोटो सिस्टम यानी कि जो हमने देखा था कि क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ये सब क्या थे, ये सब एक पिगमेंट्स थे ना। और ये सभी पिगमेंट्स का काम क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सारे पिगमेंट्स अलग अलग ना करके इन्होंने मिलके क्या बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, जिसको हम बोल रहे हैं फोटो सिस्टम। काम क्या है इसका, लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, डायग्राम में देखो, लाइट को एब्जॉर्ब करके आपस में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आपस में ट्रांसफर करने के बाद फाइनल ट्रांसफर जो होगा, सारी लाइट एनर्जी किसको दे दी जाएगी, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, रिएक्शन सेंटर यहाँ बेसिकली होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, हमने देखा था ना कि क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए में भी वेराइटी प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाला है, यानी कि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे फोटो सिस्टम को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, क्योंकि वो P680 है, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल है, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी बताती हूँ, पहले सुन लो पूरा। ठीक है, फिर बताती हूँ स्वाति। ठीक है, ये क्या है, यहाँ देखो, ये पूरा डायग्राम दिख रहा है। ये दोनों क्या बने, ये फोटो सिस्टम है, ये वाला भी और ये वाला भी। यही चीज यहाँ बनी हुई है, ये ग्रीन वाला जो आपको सर्कल में दिख रहा है, ये क्या, ये फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम मतलब एक पिगमेंट्स ने अपना सिस्टम बना रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है। क्यों बना रखा है भाई, साथ में मिलके काम करेंगे तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी ना, अकेले अकेले नहीं करेंगे तो हो सकता है ना कर पाए। तो सबने एक सिस्टम बना लिया, इसको हम बोल रहे हैं फोटो सिस्टम। सब कुछ सेम है, पिगमेंट्स आर देयर, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ है, मेन डिफरेंस है रिएक्शन सेंटर में। ये जो मैंने सर्कल करा है, रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए, और उस पे भी वैरायटी है क्लोरोफिल ए की। वैरायटी ऐसे है कि अगर क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो उसको बोलते हैं PS2। मतलब वैरायटी बना दी है फोटो सिस्टम की। अगर वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 की, तो वो है PS1। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस पे, कि कौन सी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है। 680 तो उसको बोलेंगे PS2 है वो, और 700 नैनोमीटर की करता है PS1। ठीक है, तो दो फोटो सिस्टम हम यहाँ पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, ये फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर बेटा, ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये जो बीच में प्रेजेंट है, ये सेंटर का मतलब ये है कि मेन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, सेंटर का मतलब ये कि दिस इज द मेन मॉलिक्यूल, सब लोग लाइट एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, डोनर इसलिए लिखा है क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। फिर पहले जब लाइट आएगी यहाँ पर, सारे एंटीना पिगमेंट्स ने क्या करा, इसको लाइट दे दी रिएक्शन सेंटर को। फिर रिएक्शन सेंटर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी, तो वो लो से हाई एनर्जी पर जंप कर जाएगा, इसलिए लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ आ गया स्वाति। ठीक है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और वो क्या होगा, ऊपर जब वो पहुंचेगा हाई एनर्जी पे, तो उसको एक एक्सेप्टर मिलेगा। भाई हमने कोई चीज नीचे से फेंकी, तो ऊपर कोई कैच करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वही चीज है ये। यहाँ पे देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था तुम्हें, ये था ना फोटो सिस्टम 2। यहाँ से को एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन जो था ये लो से हाई एनर्जी में पहुंच गया, यहाँ पे इसने कैच कर लिया इसको, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। डोनर कौन है, डोनर इज बेसिकली क्लोरोफिल ए। ठीक है, पिगमेंट है वो भी क्या है, वो पिगमेंट ही है। जब उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एनर्जाइज होंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जिसके पास हाई एनर्जी होगी, क्योंकि उसे फोटोन से एनर्जी मिली है। ठीक है, और वहां से वो क्या होगा, जैसी, अब देखा ना हमने केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जब इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो लो ऑर्बिटल से निकल के हाई ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। वही काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, ये वाला ही तो बताया, ये क्या है, ये यही काम हो रहा है। ठीक है, स्वाति समझ आया नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगी अभी। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी बच्चे फिर कहेंगे क्या पढ़ा रही है मैम। ठीक है, हाँ देखो, अब क्या होगा, कहाँ पे थी मैं, दो फोटो सिस्टम हमारे पास हैं। अब ये दोनों फोटो सिस्टम काम कैसे करेंगे, ये जुनैद बच्चे ऐसे ये जैम फाइल वगैरह शेयर मत करो। देखो, यहाँ पे देखो, हमारे पास दो फोटो सिस्टम मिल गए, PS2 और PS1। ठीक है, PS2 है 680 और PS1 है 700। दोनों पे क्या पड़ रही है, लाइट, दोनों को सनलाइट मिल रही है, दोनों में ही क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स हैं, ये गोल गोल व्हाइट व्हाइट जो सर्कल बनाए हैं ऐसे, ये क्या है, ये पिगमेंट्स हैं, ये सभी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। सब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, इनमें आपस में ही ट्रांसफर शुरू होगा इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियली। ठीक है, और बाद में क्या होगा, बाद में सारे मॉलिक्यूल्स मिलके रिएक्शन सेंटर, जो कि क्या है 680 क्लोरोफिल ए, वहां पे ये सब मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, तो वो जंप करके एक हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जंप करके दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक प्रेजेंट होगा, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरोफिल से मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो जंप करके दूसरी जगह पहुंचा, वहां पे अपर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल्स में बोल रही हूँ ना कि क्लोरोफिल यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे है, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल पर। ठीक है, जो ऊपर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है, वो है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाला। ठीक है, वो उस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आगे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे नीचे ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे डिफरेंट एक्सेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे अलग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अलग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक होता है प्लास्टोक्यूनॉन, एक होता है प्लास्टोसियानिन, ये डिफरेंट एक्सेप्टर्स हैं। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर होगा, साथ के साथ एक प्रोडक्ट रिलीज होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, चलता रहेगा ये पूरा सिस्टम। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड रुको, एक मिनट वेट। देखो मैं बताती हूँ, तो फिर से सुनो। अभी फोटो सिस्टम समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ, फोटो सिस्टम समझ आ गया? दो फोटो सिस्टम होते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, फोटो सिस्टम बन गए ना, दो फोटो सिस्टम हमारे पास हैं। दोनों फोटो सिस्टम में क्या है, सम पिगमेंट्स आर देयर। फिर से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो मैंने गोल गोल बनाया ना, दीज आर पिगमेंट्स।
ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल, ये सब यही है, ऐसे ही यहाँ पर है। अब दोनों में एक मेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों में एक मेन मॉलिक्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं P680, ठीक है, और एक में है P700, ठीक है। तो जिसमें P680 इज द मेन मॉलिक्यूल, ये क्या है, मेन सेंटर है, इसको बोल देते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं से रिलीज होगा, सारी एनर्जी जो भी पिगमेंट्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं ना, वो सारी एनर्जी किसको दे दी जाएगी, वो रिएक्शन सेंटर को दे दी जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये भी बेसिकली क्लोरोफिल ए है, हमने देखा था ना, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर है, ये भी क्लोरोफिल ए है, लेकिन ये क्लोरोफिल कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ठीक है। तो हमारे पास प्लांट के केस में दो फोटो सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, सही है। अब 1 और 2 क्यों बोलते हैं इनको, 1 और 2 बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, कि कौन सा पहले डिस्कवर हुआ। तो P700 वाला पहले डिस्कवर हुआ बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद ये हुआ है P680 वाला। तो इनको नाम तो इसके अकॉर्डिंग दे दिया गया है 1 और 2, लेकिन काम जो करता है, काम पहले करता है PS2, उसके बाद PS1 का रोल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, अब बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। स्वाति, स्वाति पूछ रही थी ना मैम ये डायग्राम समझा दो, उस डायग्राम में बेटा यही है कि जो ग्रीन ग्रीन वाले पिगमेंट्स थे ना, जो मैंने पीछे बनाए थे, ये जो बने हुए ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, ये सब एंटीना पिगमेंट्स हैं, ये सभी लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, और इनमें एक मेन मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल है, वो बेसिकली लीडर है, ठीक है। इतनी बात हो गई, बस अब इतना ध्यान रखो, सही है। अब आगे देखते हैं, अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो दोनों पे क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, पड़ेगी ना सनलाइट दोनों पर ही, क्योंकि दोनों कहाँ प्रेजेंट है, दोनों क्लोरोप्लास्ट में ही है, इतना तो सबको क्लियर है ना, किसमें है ये, क्लोरोप्लास्ट में है ना। लाइट फेज कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों फोटो सिस्टम पे लाइट पड़ रही है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, भाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये केमिकल कंपाउंड है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉन को फोटोन से यानी कि सनलाइट की हेल्प से कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सनलाइट में क्या होता है, फोटोन, तो उससे कुछ एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास पहले कम एनर्जी थी, इस ये हाई एनर्जी की स्टेट में पहुंच जाएगा। जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो लो ऑर्बिटल से निकल के हाई ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, सेम केस यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली फोटोन के थ्रू, वो निकल के कहाँ पहुंच गया, वो निकल के हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, ऊपर पहुंच गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, भाई निकल के कहाँ से आया, क्लोरोफिल ए से आया ना, अपने आप तो नहीं रह सकता, और यहाँ पे कैच करने के लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों बोल रहे हैं हम, ऊपर नीचे इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है ना, डोनर तो क्लोरोफिल ए है ना, वहां से आया है इलेक्ट्रॉन निकल के, एक्सेप्टर होते हैं यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसियानिन, ठीक है। एक B6F कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन हमने इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तुम्हारी बुक में दो दिए हैं, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसियानिन, ठीक है। अब ये हम ऊपर, मैंने ऊपर क्यों बनाया और इसको नीचे क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो मॉलिक्यूल इनको एक्सेप्ट कर रहा है, ये PQ और PC, इन दोनों का रिडॉक्स पोटेंशियल कितना है, ठीक है। केमिस्ट्री की टर्म्स में रिडॉक्स पोटेंशियल का एक स्केल होता है, जिस मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके बेसिस पे इनको मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने ये पूरा बनाया सिस्टम, या जो हम बनाने वाले हैं अब, इसको अरेंज किया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पर ऊपर आए और कुछ नीचे आए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आया PQ, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आता है B6F कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद PC आया, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रेवल कर रहा था, पहले वो PQ के पास गया, फिर कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर PC के पास गया, तो इसलिए ये वेव ऐसे बन गई है, ठीक है, समझ आया। रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स का क्या मतलब हुआ कि किसी एक मॉलिक्यूल की कितनी कैपेसिटी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, तो उसका पोटेंशियल केमिस्ट्री में मेजर किया जाता है हर मॉलिक्यूल के हिसाब से,
तो उसी के बेसिस पे इन मॉलिक्यूल्स को क्या करा गया, अरेंज किया गया है। तो जो मॉलिक्यूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था वो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाला था, उसके बाद जिसके पास आया इलेक्ट्रॉन वो उससे कम था, उसके बाद जहां गया वो उससे कम था। तो इन्होंने इसलिए इसको ऐसे स्लैंट लाइन में दिखाया है। समझ आई ये बात, कैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर ये लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन P700 सिस्टम के अंदर पहुंच गया। ठीक है, निकला कहां से था, निकला वो 680 से था, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, 680 से निकल के P700 के अंदर वो चला गया। ये बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बस इतना याद रखो। प्लास्टोक्यूनॉन और प्लास्टोसियानिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, और ये जो स्लैंट लाइन मैंने बनाई है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला, किसका पूरा नाम, इसका PQ का, PQ का होता है प्लास्टोक्यूनॉन। इतना डिटेल में नहीं जाना, मैंने इसलिए नहीं लिखा। प्लास्टोक्यूनॉन होता है और ये होता है PC प्लास्टोसियानिन। ठीक है, हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी बताऊंगी, पहले ये समझो। हाँ बिल्कुल सही कनिष्का, ऐसे ही जाएगा। ये 6 क्लोरोफिल A यानी कि पिक्स P680 से निकला, या हम बोले PS2 से निकला, फोटो सिस्टम 2 से निकला, PQ के पास गया, बीच में एक और कॉम्प्लेक्स होता है B6F कॉम्प्लेक्स, वहां गया, उसके बाद PC पर पहुंचा, और PC के बाद ये PS1 के अंदर चला गया। इतना याद रखो अभी। समझ आ गया सबको कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, भाई कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही ना, तो ये PS2 से निकल के घूमता हुआ PS1 तक पहुंच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी देखते हैं, अब क्या होगा। अब ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का रास्ता देखा PS2 के केस में, अब सनलाइट तो PS1 पे भी पड़ रही है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ सनलाइट PS2 पे ही पड़ रही है, PS1 पे भी पड़ रही है। PS1 के जो पिगमेंट्स थे वो भी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी आपस में ट्रांसफर करके क्या करेंगे, लाइट सारी रिएक्शन सेंटर यानी कि P700 को दे देंगे। ठीक है ना, सेम जो काम हो रहा था वो ही यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी एनर्जी मिली, वो भी लो एनर्जी स्टेट से निकल के हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे फिर से उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरेडॉक्सिन। ठीक है, समझ आया। लेकिन फेरेडॉक्सिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक्सेप्टर, लास्ट में जो पहुंचेगा ना, वो पहुंचेगा वो NADP+ के पास। ठीक है, और NADP+ के अंदर वो जाकर इसको रिड्यूस करके NADPH बना देगा। समझ आया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फाइनली इसके अंदर चला गया। जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला था वो फाइनली कहाँ चला गया, NADPH के अंदर। ठीक है, जैसे PS2 का इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जाके रुका था, PS1 के अंदर, PS1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके रुका है फाइनली, NADPH के अंदर। NADPH इज अ बेसिकली, NADPH क्या होता है, NADPH एक कोएंजाइम है। अभी बताऊंगी, जितनी बात मैं बता रही हूँ वो समझ में आई कि PS2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके रुका और PS1 का कहाँ जाके रुका। बाकी बच्चे जो चैट में कुछ भी नहीं लिख रहे, बाकी बच्चे बताओ, अगर समझ में आया तो थम्स अप। 3 ATP 1 NADPH ये हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे चीजों को, कहीं भी कुछ भी बताऊंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जिसको क्लियर है वो तो क्लियर है, लेकिन बाकी बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो तुम्हें पूरा रास्ता समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहा है। PS2 वाला निकल के कहाँ पहुंच रहा है, PS1 में, PS1 वाला निकल के लास्ट में NADPH के अंदर जाके टिक रहा है। दूसरी बात देखो, अब इलेक्ट्रॉन का अगर हम पूरा रास्ता देखें तो वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, वो यहां से ट्रेवल करके यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो एक तरीके से Z बन गया, बना ना Z, ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए इस पूरे को हम बोलते हैं Z स्कीम। समझ आ गया कि Z स्कीम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम Z स्कीम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात सबको, ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, सही है। चलो अब देखो,
यही चीज यहाँ पर बनी हुई थी। अब पूछो क्या क्या पूछ रहे हो, एक एक बात। अब एक बच्चा पूछ रहा था NADPH क्या है, ठीक है। अब यही देखो यहाँ पे दिया, यही सेम एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। अब समझ में आ रहा है ये क्या दिया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम समझ लो एक बार। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम क्यों बोल रहे हो, ये पिंक वाले एरो देखो, पिंक वाले जेड बना रहे हैं, ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, नीचे गया फिर ऊपर गया, तो ये क्या हो गया। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही क्या वॉइस, बोलो, वॉइस आ रही है। पायल दोबारा ज्वाइन कर लो, पायल दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वेट वेट, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम समझो, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी सेम वही काम हो रहा है। यहाँ पे क्या था, PS2, ये है PS1। हमें डायग्राम कौन सा समझना जरूरी है, एनसीईआरटी का। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, PS1 में पहुंच गया, जो PS2 से निकले था। और PS1 से जो निकला वो कहाँ पहुंचा, लास्ट में NADPH पे पहुंचा। NADPH ये भी बताऊंगी कहाँ लोकेटेड है। अब पहले वाटर स्प्लिटिंग की बात करते हैं, सुन लो सुन लो सुन लो, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, नॉट टू वरी। देखो, अब तुमने एक बात देखी, ये हमने पूरा डायग्राम बनाया था, इसमें ये देखो कि P680 से, अब मैं जो बोल रही हूँ वहां वहां देखते रहना, क्योंकि डायग्राम बहुत हौच पौच। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और वो निकलता निकलता लास्ट में PS1 में पहुंच गया, ठीक है। PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, वो लास्ट में कहाँ पहुंच गया, NADPH में पहुंच गया, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं, निकलते निकलते ऐसा नहीं होगा कि वो डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे, ठीक है ना। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर हम PS1 की बात करें, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको तो पीछे से मिल भी रहा था ना, एक मास से निकला और एक पीछे से मिल गया इसे PS2 से, तो इसका तो एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, बना रहेगा ना इसका बैलेंस। लेकिन PS2 को कहां से मिलेगा, यहां से जो हम निकल ही रहे हैं, मेंटेन कैसे होगा इसका इलेक्ट्रॉन नंबर। इस केस में वाटर की स्प्लिटिंग हेल्प करती है। क्या करता है, वाटर यहां पर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन PS2 के इलेक्ट्रॉन नंबर को या बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेंगे। साथ के साथ यहाँ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। ये ऑक्सीजन वो है जो हम बोलते हैं कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये एनवायरमेंट में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि वाटर स्प्लिट क्यों हो रहा है, बोलो, आई बात समझ में। PS1 को कहां से मिल रहा था, उसे तो 2 से मिल रहा था, इसको कहीं से नहीं मिल रहा, तो इसने क्या लगा जुगाड़, इसने वाटर को स्प्लिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस वाटर स्प्लिटिंग से मेंटेन होगा, ठीक है। आते का देखो, PS1 में इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज हो रहे हैं ना, सिर्फ रिलीज ही होते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को बैलेंस करना इज इंपॉर्टेंट। तो PS1 के बैलेंसिंग के लिए क्या था, PS2 से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और जा रहा था, तो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा PS1। लेकिन PS2 में से तो निकल ही रहा था, उसको कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है। जब वाटर स्प्लिट होगा तो वो ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो जो ऑक्सीजन है वो तो एनवायरमेंट पे आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो यही ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बचे वो फोटो सिस्टम 2 के अंदर चले जाएंगे। समझ आ गया सबको, बाकियों को बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वाटर स्प्लिटिंग का क्या रोल है। अब तुम्हें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि वाटर स्प्लिट किससे रिलेटेड है, कौन से फोटो सिस्टम से लिंक्ड है, PS2। क्वेश्चन बेसिकली यही आते हैं कि कौन से फोटो सिस्टम से क्या क्या चीजें लिंक्ड है, ठीक है, क्या क्या चीजें लिंक्ड है। जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देख रहे हो आप, फोटो सिस्टम 2 से क्या लिंक करके दिखाया इन्होंने, वाटर की स्प्लिटिंग। और अगर हम बात करें NADPH का रिडक्शन, तो NADPH का रिडक्शन किससे लिंक्ड है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 से, ठीक है। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 में और फोटो सिस्टम 1 में क्या डिफरेंस है, एक बार देख भी लेते हैं।
यहाँ देखो, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। पहले 1 की बात करते हैं, जो क्या था, P700, PS2, PS2 नहीं, PS1। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 1 क्या है, P700 है। फोटो सिस्टम 1 में ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्योंकि फोटोलिसिस और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस में होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है, PS2, P680। इस चीज को ऐसे याद रखो, इस डायग्राम को याद कर लो बस एक बार। ये Z बनता है, Z में पहला मॉलिक्यूल कौन सा होगा, 680, दूसरा होगा 700, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, NADPH। ये डायग्राम Z की तरह याद कर लो तो सारी चीजें याद रहेंगी। और वाटर स्प्लिट कहाँ होता है, यहाँ पर होता है PS2 में, ठीक है। और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, तो वही चीज लिखी है कि PS1 इज P700, PS2 इज P680। PS2 में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है ना यहाँ पे PS2 में, और इसमें नहीं होता। जहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा वहीं पर क्या होगा, वहीं पर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन किससे लिंक्ड है, PS2 से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है NADPH का फॉर्मेशन। NADPH का फॉर्मेशन किस में होता है, PS1 में, PS1 के इलेक्ट्रॉन से होता है, PS2 से नहीं होता, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरी बात, दोनों कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, लेकिन PS1 प्रेजेंट है मोस्टली आउटर सरफेस पे, और ये प्रेजेंट है इनर सरफेस पे। बेसिकली याद रखना है कि दोनों ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होंगे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको छोड़ दो, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी टर्म है। ये है NADPH का सिंथेसिस, ये हमने देख ही लिया। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर और ATP का सिंथेसिस। अब देखो एक बात और सुनो, यहाँ पे देखो, ये लाइन भी लिखी है यहाँ, इलेक्ट्रॉन PS1 कहां से रिसीव कर रहा है, फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 से, ठीक है ना। और फोटो सिस्टम 2 कहां से रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ डिफरेंस को अच्छे से याद कर लो, आधी से ज्यादा चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज थाइलाकॉइड, कौन बताएगा व्हाट इज थाइलाकॉइड, आजाद आपकी फर्स्ट क्लास है। देखो थाइलाकॉइड क्या होता है, ऐसे हमने बनाया था ना क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये क्या थे, ये थाइलाकॉइड थे जो मैंने सर्कल्स बनाए, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, थाइलाकॉइड को आप ऐसे समझ लो जैसे सिक्का होता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सिक्के की तरह। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के सिक्के प्रेजेंट होते हैं, ये सब थाइलाकॉइड है। और जो एक्स्ट्रा एरिया बचा वो होता है स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्रेना नहीं होगा सबरीन, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज ग्रेना। कंफ्यूज हो रहे हो तुम अभी भी स्वाति, थाइलाकॉइड ग्रुप थोड़ी है, थाइलाकॉइड का ग्रुप है ग्रेना, समझ आया, उल्टा नहीं लिखना, है ना, ऑपोजिट लिख रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर, हाँ ग्राना इज, आतिका ये भी गलत हो गया बच्चे, ग्रैनम होता है सिंगुलर, ग्रैनम इज सिंगुलर और ग्रैना इज प्लूरल, ठीक है, उल्टा हो गया, हाँ ग्रैनम इज सिंगुलर, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज ग्रैना, अब सही हुआ, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो, ये क्या बना हुआ है, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन ही बना हुआ है, ये येलो कलर का जो हमने अभी देखिए फोटो सिस्टम 2, ये है देखो फोटो सिस्टम 2, और ये है फोटो सिस्टम 1। कहाँ है ये दोनों, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ना, ठीक है। इधर देखो डायग्राम पे, उसको छोड़ दो, चैटिंग को छोड़ो, ठीक है। दोनों कहाँ प्रेजेंट है, दोनों हमारे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है, दिख रहे हैं ना। और यहाँ से देखो वाटर स्प्लिट हो रहा है, ये वाटर स्प्लिट होके किससे लिंक्ड है, फोटो सिस्टम 2 के पास हो रहा है वाटर स्प्लिट, ये रहा, और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, सही है। ये येलो कलर के जो एरो दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है प्लास्टोसियानिन, ये है प्लास्टोक्यूनॉन, दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल के कहाँ पहुंच गया, येलो एरो के थ्रू, इलेक्ट्रॉन 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 कहाँ पहुंच गया, ये फोटो सिस्टम 1 में पहुंच गया फाइनली,
ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, येलो वाले एरो देखो, वो कहाँ पहुंच गया, NADP+ पे, जिसने क्या बनाया, NADPH। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जो ऊपर बना है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सभी प्रोसेस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि NADPH कहाँ बनता है, इंपॉर्टेंट बात यही है। बाकी ये देखो, दो चीजें याद रखनी है, वाटर की स्प्लिटिंग जो हो रही है ना, वो तो अंदर हो रही है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, अंदर हो रही है ना, ये बेसिकली देखा जाए तो थाइलाकॉइड के स्पेस में हो रहा है। लेकिन NADPH का फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, इसका जो एंजाइम है NADP+ रिडक्टेस, ये एंजाइम कहाँ है, ये प्रेजेंट है स्ट्रोमा की साइड, और NADPH का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में हो रहा है। और आपको याद हो तो मैंने डार्क फेज में बताया था कि लाइट फेज के जो प्रोडक्ट्स है ATP और NADPH, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों डार्क फेज में जाएंगे, तभी डार्क फेज रन करेगी ना। तो ये कहाँ चलेगा, केल्विन साइकिल में, जो डार्क फेज में चलेगी। इतनी बात समझ में आई सबको, नहीं बोलो। अब देखो थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, जो सब बातें मैंने बताई वही सब यहाँ पे लिखी हुई है तुम्हारी। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आएंगे। अब देखो, जो इसमें फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रन कर रहे थे जेड स्कीम में, अभी बताती हूँ, एक बात सुन लो पहले। ये जो हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है ऐसे जेड स्कीम में, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर के पास जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और वो एनर्जी किस में हेल्प करेगी, वो ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, और ATP का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जब ये डाउन द हिल इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, नीचे स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, तो उस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ जाएगा दोबारा से। तो इस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी हेल्प करेगी ATP के सिंथेसिस में, और इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, और लाइट एनर्जी की हेल्प से हो रहा है ये, तो इसको बोल दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली दो काम हो रहे हैं, या देखो ये थ्योरी है वही चीज। पहले स्टेप में तो वाटर का स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे हुआ वाटर का स्प्लिट, और दूसरे में जब इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा साथ के साथ फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब, फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही फॉर्मेशन ऑफ ATP है। ठीक है, और ATP का फॉर्मेशन ना, एक तो यहाँ देख रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट के केस में, एक हम देखेंगे रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम देखेंगे कि वहां पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है। इतना तो सबको पता होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, और वहां पे क्या बनता है, एनर्जी के लिए ATP बन रहा है। इतना क्लियर है ना, तो वहां पे भी ATP बनेगा और यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है वो है लाइट एनर्जी, तो ये हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है, वो हम रेस्पिरेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सही बात है, ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ लिखा है नीचे, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मेन चीज क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब NADPH क्या है ये सुन लो। अगर हम NADPH देखें, NADPH बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का। दिख रहा है ये पेज, बोलो, ये दिख रहा है व्हाइट कलर का पेज या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो चलो ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है, NADPH, पहले पहली बात तो यही सुनो, हाँ, एक होता है NADPH और एक होता है NADH। ठीक है, दोनों में किसका अंतर है, P का, फॉस्फेट का अंतर है। ठीक है,
तो जो NADPH की बात करते हैं वो हम फोटोसिंथेसिस के केस में करते हैं, ठीक है। NADH इसकी बात करेंगे हम रेस्पायरेशन में, ठीक है। तो कभी भी ये गड़बड़ मत करना, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में तुम NADPH की जगह NADH लिखा है, पी को पी से याद करो, फोटोसिंथेसिस में पी वाला आएगा NADPH, और इसमें रेस्पिरेशन में हम जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे NADH। दोनों ही क्या है, दोनों ही कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम क्या थे, कोफैक्टर्स, जो बेसिकली रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, कैटालिसिस में हेल्प करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। ये हमने एंजाइम्स वाले पोर्शन में पढ़ा था, जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, वहां पे भी पढ़ा था। दूसरी बात, ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कैरियर का भी काम करते हैं। अभी तुमने देखा ना NADPS क्या हुआ, पीएच प्लस रिड्यूस हो गया था, आगे क्या होगा, ये दोबारा से ऑक्सीडाइज होगा और अपना इलेक्ट्रॉन किसे, दूसरे डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर करेगा। तो इनका काम क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर का ही काम करते हैं दोनों। और कोएंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रन करने में हेल्प करेंगे। NADPH का फुल फॉर्म क्या है, दोनों का फुल फॉर्म सेम ही है। पहली बात, दोनों ही क्या है, ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप हैं। क्या है, ये टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। जैसे DNA और RNA में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये उन्हीं का एक फॉर्म है। DNA RNA में नहीं होगा, इनमें नहीं होता, लेकिन है ये एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ही, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखाऊंगी। फुल फॉर्म क्या है इसका, निकोटीनामाइड, ठीक है। एडेनन, N से क्या हो गया, निकोटीनामाइड, A से एडेनन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। समझ आ गया सबको, बोलो बोलो बच्चों, आगे समझ में, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो। यस मत लिखो, थम्स अप कर दो, यस लिखने में भी टाइम लगता है। क्लास के बाद तो भेज ही दूंगी। हाँ, क्या समझ नहीं आया स्वाति, ये बताओ। बेसिकली दोनों बच्चे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। कोएंजाइम है, कोएंजाइम क्या होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन को रन करने का काम करता है ना, और एंजाइम को सपोर्ट करता है रन करने में रिएक्शन, उसको बोल देते हैं कोएंजाइम, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेगा, सपोर्ट करेगा, मेन काम ये है। और डिफरेंस दोनों में याद रखना है कि NADPH जहां भी लिखेंगे हम, वो फोटोसिंथेसिस के केस में होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, और रेस्पिरेशन के केस में हम जब भी बात करेंगे तो वो होगा NADH, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना, तुम्हारी जानकारी के लिए, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगी तो मैं स्लाइड इंक्लूड कर दूंगी उसमें, इस वाली में नहीं है, ठीक है। बेसिकली दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे जैसे एडेनिन ग्वानिन ये सब क्या है, बेसिस हैं, उनसे बनते थे ना ग्वानिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड। थंब ढूंढने में ज्यादा, नहीं नहीं, थंब तो दीप्ति, थंब तुम एक बार अगर ऊपर तुम्हारा आ गया चैटिंग में, फिर वो वहीं पर आता रहेगा ना, सही है ना। थंब तो स्माइली जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाती है ना, तो फिर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। यस मैम लिखने में तो फिर भी टाइम लगता है, सही है। अब आगे देखते हैं, चलो। अब हम बेसिकली देखेंगे कि ATP का फॉर्मेशन दो तरीकों से हो रहा है। एक इसमें है प्रोसेस, अब ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही तुम्हें, जो बीच बीच में थ्योरी लिखे ना, वही सब लिखा है जो मैंने अभी तुम्हें बोल के समझाया। इसको ट्राई करना कि थोड़ा सा पढ़ के देख लो आप, सेम वही चीजें जो मैंने एक एक तुम्हें बताई है, ये वही है पूरा। ये भी वही है कि वाटर ट्रांसफर, वाटर स्प्लिट होगा, वाटर का इलेक्ट्रॉन PS2 में चला जाएगा, PS2 का PS1 में चला जाएगा, सब वही चीज लिखी है, ठीक है। थ्योरी में नहीं जाते, ये डायग्राम है और तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए इसको देखना, सेम वही चीज बनी है। ये क्या बनी है, पिंक वाले एरोज में बनी है ना, जेड स्कीम, दिस इज बेसिकली जेड स्कीम, ठीक है। वही सब लिखा है। समझ आ गई ना चीजें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, देखो यहाँ वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो मेरे समझने के लिए 3-3 4-4 बार मैंने इसमें पिक्चर्स लगाई है, कि एक पिक्चर में नहीं समझ में आएगा दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दो प्रोसेस देखते हैं। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, ठीक है। वाटर स्प्लिट का कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ये देखो, ये याद रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ है। NADPH वाला कहाँ पर है, स्ट्रोमा की साइड, दिखा है ना यहाँ पे,
कहाँ लिखा है? ये स्ट्रोमा की तरफ बना है। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ये वाला, ये कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ, ठीक है, इनर साइड। लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पर हो रही है। चलो जी आगे देखते हैं। अब हमारा है B6, एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? एटीपी का सिंथेसिस, ठीक है। तो एटीपी का सिंथेसिस दो तरीके से हो रहा है। एक तो हो रहा है जेड स्कीम के थ्रू, यहाँ पे देखो, एक हमने देखा ना PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा, इलेक्ट्रॉन डाउन द हिल ट्रेवल हो, इसको बोल देते हैं डाउन द हिल ट्रेवल करना, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो ये पहले हाई एनर्जी थी, अब ये लो एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, और यहाँ पे किसके अंदर चला गया? PS1 के अंदर चला गया। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फाइनली कहाँ चला गया? वो NADPH बन गया, ठीक है। NADP प्लस ने लिया तो वो NADPH बन गया फाइनली। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे थी हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी? यहाँ हाई एनर्जी थी, यहाँ थी लो एनर्जी, तो एनर्जी गई का, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन डाउन द हिल ट्रेवल करा तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। ये एनर्जी यूज हो जाएगी एटीपी के फॉर्मेशन में, ठीक है, एटीपी के फॉर्मेशन में। तो जो एटीपी यहां पर बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वही चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या थी? जेड स्कीम ही थी ना। तो जेड स्कीम में बेसिकली जो मॉलिक्यूल बन रहा है एटीपी का, वो हम कंसिडर करते हैं कि वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के तहत बन रहा है, ठीक है ना। साइकिल थोड़ी हुई, ये तो लीनियर प्रोसेस हुआ ना। जो यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन वो वापस नहीं आ रहा, वो आगे चला गया, ये यहाँ से निकला आगे यहाँ चला गया, यहाँ से जो निकला वो यहाँ चला गया। तो ये क्या है? इट्स अ लीनियर प्रोसेस, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो जेड स्कीम से हो रहा है, और जेड स्कीम एक लीनियर प्रोसेस है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 और PS1 दोनों ही इन्वॉल्व है ना, दोनों इन्वॉल्व जेड स्कीम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, इट्स अ लीनियर प्रोसेस, जेड स्कीम के तहत ये रन करता है। दूसरी बात, एटीपी का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, साथ में NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। समझ आ गई ये बात? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी को बोलते हैं। अब ये प्रॉपर एटीपी भी कैसे बन रही है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ठीक है। यहां तक समझ में आया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब देखो, यही थ्योरी में यहां लिखा है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। दोनों थे ना, जेड स्कीम याद रखने हैं, हर चीज में तुम्हें जेड स्कीम याद रखनी है। दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, पहली बात तो यही हो गई। दोनों कैसे काम कर रहे हैं? सीरीज में काम कर रहे हैं, एक के बाद एक। पहले PS2 काम करेगा, उसके बाद PS1 काम करेगा, और इस प्रोसेस में जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होना, ठीक है आजाद। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का फॉर्मेशन होना। और अगर ये एटीपी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है या लाइट की हेल्प से हो रहा है, तो दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी बताऊंगी प्रियंका, लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। आप रुक जाना थोड़ी देर, तब बता दूंगी। सही है, जल्दी एंड करते हैं, मेरी दूसरी क्लास है 9:30 से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? दूसरी बात, जेड स्कीम रन कर रही है ना इसमें, पूरे प्रोसेस में क्या रन कर रही है? जेड स्कीम, ठीक है। दूसरी बात की एटीपी और NADPH दोनों बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था लास्ट में? NADPH, और यहाँ पे क्या बन रहा था? एटीपी। क्लियर है? बोलो क्लियर है तभी बोलना, नहीं तो मत बोलो क्लियर है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो, ज्यादा हो रहे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बोलो बोलो, सबको बताना है। नेक्स्ट में ही करते हैं फिर, ठीक है ना। बेसिकली नॉन साइक्लिक जो होता है ना वो जेड स्कीम ही है पूरी,
हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखो साइक्लिक पहले ही होता है, नॉन साइक्लिक थोड़ा सा बता देती हूँ ऐसे ही, फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक होता है नॉन साइक्लिक और एक क्या होता है साइक्लिक। देखो ये वाला है साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ ये फोटो सिस्टम वन रन करता है। यहाँ देखो ये फोटो सिस्टम वन है, सिर्फ ये रन करेगा। फोटो सिस्टम टू क्या होता है, एक तरीके से स्लीपिंग में चला गया, वो दिख रहा है ना ग्रे कलर का, यानी कि ये काम नहीं करेगा इतना सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट में ही समझाऊंगी, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको जितना पोर्शन पढ़ा है उतना पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस करते हैं, 2 मिनट रुको। जिसको डाउट है उसका डाउट सॉल्व कर देती हूँ मैं, बाकी क्वेश्चंस करो। पोल्स खोलो, 4 क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करो। हाँ अभी समझाती हूँ, बाकी बच्चे पोल्स के थ्रू आंसर करेंगे। कौन सी स्लाइड बोल रहे हो आप, बताओ।